एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि राहुल गांधी इस वक्त में इतने हार्ड राजनीति कैसे हो गए। जी हाँ, और जिस तरह से वो टफ दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, विश्व के सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए, और खासकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह पर जो राहुल गांधी है वो भारी क्यों नजर आ रहे हैं। इसके पीछे जो कहानी पर गौर करिएगा तो सारी बातें धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगी। याद कीजिए 2019 लोकसभा चुनाव के बाद 3 जुलाई को अचानक ट्विटर पे 4 पन्ने का एक इस्तीफानामा राहुल गांधी का आया और राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई। भारतीय जनता पार्टी ने तो बड़ा मुस्कान के साथ इस पर तंज कसा, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है और सबसे ज्यादा राज करने वाली जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी का 3 जुलाई का वो 4 पन्ने का जो इस्तीफानामा जो ट्वीट के जरिए लोगों के पास पहुंचा था, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने में कोहराम समझ गया। कई लोगों का बयान कांग्रेस के आते चले गए। कुछ लोगों का ये कहना था कि जो नैतिकता के आधार पर जो इस्तीफा दिया है, बहुत जल्द जो है राहुल गांधी को मना लिया जाएगा और फिर पुनः राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रह जाएंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ और एक बार राहुल गांधी ने जो निर्णय ले लिया वो उससे डिगे नहीं। लगातार कई लोगों का और वरिष्ठ कांग्रेसियों का लगातार बयान आते चले गए, लेकिन राहुल गांधी टस से मस नहीं हुए। 2019 3 जुलाई को जिस पत्र का मैं जिक्र कर रहा हूं उसमें जो बातें हैं वो भी बड़ा दिलचस्प है और उसी का परिणाम अभी नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने अपने इस्तीफे में जो महत्वपूर्ण बातें लिखी, उन्होंने लिखा कि मैं जिस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का जो अध्यक्ष बना हूं वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मतलब मुझे गौरव हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नीतियों सिद्धांतों के आधार पर ही कांग्रेस ने देश में इतना दिनों तक जो शासन किया, इतना दिन तक लोगों का सेवा करने का उनको अवसर मिला, ये फक्र महसूस करते थे। लेकिन साथ में ये भी कहा कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं और ये वक्त आ गया है कि कांग्रेस में जिम्मेदारी तय हो। उन्होंने क्या कहा, 2019 की हार की मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं और ये वक्त आ गया है कि सभी महत्वपूर्ण पद में बैठे हुए लोग जिम्मेदारी ले। जी हाँ, और उन्होंने आगे कहा कि मैं कांग्रेस को पुनर् जो है पुनर्गठन के लिए जो है फिर से तैयार होने की आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस फिर से पुनर्गठित होगी। जी हाँ, इसी बात को लेकर राहुल गांधी का इस्तीफा में ये जो बात थी महत्वपूर्ण बातें थी। ऐसे तो 4 पन्ने का जो इस्तीफा में उन्होंने बहुत से मार्मिक बातें कही, लेकिन जो जो आज जो बातें हमें कहने जा रहा हूँ या जिस पर बातें चल रही है उसका लबो-लुआब यही है। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा पुनर्गठन की बात कांग्रेस की, और 2019 के लाख प्रयासों के बाद कांग्रेस के राहुल गांधी ने इस्तीफा वापस नहीं लिया। उन्होंने इस तरफ इशारा कर दिया कि उनकी जो निर्णय होते हैं वो दृढ़ निश्चय वाला उनका जो है वो इच्छा शक्ति जो है वो दिखाई पड़ता है। ये बातें राहुल गांधी ने मैसेज के रूप में दिया। उसके बाद 2019 में जो लोकसभा का चुनाव में जो उन्होंने अनुभव साझा किया, जिस हिसाब से उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ 2019 में बड़ा एनर्जी के साथ चुनाव लड़ा, तो उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया, हार तो 2014 और 19 में लगातार कांग्रेस को देखना पड़ा, लेकिन राहुल गांधी ने इसे बहुत बड़ा सबक लिया। 2019 का जो चुनाव है वो राहुल गांधी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और धीरे धीरे राहुल गांधी सब लोगों के बीच में कनेक्ट होते चले गए और उन्होंने इस मामले पे अब 1 to 1 या एक सामूहिक छोटे छोटे प्रोग्राम करके लोगों से मिलने की योजना बनाई। जिस हिसाब से 2019 में राहुल गांधी को चारों खाने चित होना पड़ा
और उन्होंने जो अनुभव ज्ञान किया वो लगातार बढ़ता चला जा रहा था। उसी अनुभव के आधार पर राहुल गांधी ने बहुत से चेंजिंग किया। सबसे पहले तो अपने आप में परिवर्तन शुरू किया। जिन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी 2019 से पहले करते थे, 2019 के बाद उनके बात करने की शैली, खासकर मैं भाषणों की बात करता हूं, वो उसमें चेंजिंग आई। वो एक तरफ से एग्रेसिव नजर आए और नरेंद्र मोदी के हर गलत नीतियों का उन्होंने जिस अंदाज से और जितना प्रबल होकर विरोध किया, कहीं न कहीं भारतीय जनमानस में और खासकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक जोश सा भरता चला गया। आप अभी अमेरिका दौरा में जो देखें कि राहुल गांधी अमेरिका में भी एक ट्रक में सवार हो गए, ये कनेक्टिविटी इस बात की ओर इशारा करता है कि वो आम आदमी की तरह दिखना चाहते हैं, एक आम आदमी की तरह। भारत में भी उन्होंने एक 6 घंटा तक ट्रक की यात्रा की और जो ड्राइवर थे उसके साथ जो बातें साझा की वो महत्वपूर्ण है। उनसे सारी परेशानियों के बारे में बातचीत की। अमेरिका में ट्रक सवारी करने के बाद राहुल गांधी का जो वक्तव्य आया वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर स्पीड चलने में ट्रक वालों को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन भारत में ट्रक ड्राइवरों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये अनुभव साझा उन्होंने किया भारत के ट्रक का यात्रा करने के बाद और अमेरिका के ट्रक की यात्रा करने के बाद। राहुल गांधी सिर्फ यही नहीं, वो अचानक से किसी गुपचुप के दुकान में पहुंच जाते हैं और गुपचुप खाने की का जो ये करते हैं वो एक बड़ा महत्वपूर्ण है। अंदर खाने में इस बात की चर्चा होती है और राहुल गांधी लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे रूबरू होते हैं, उनसे अपनी बातें साझा करते हैं और उसकी परेशानियों को सुनते हैं। ये अनुभव की बात है। ये ग्राउंड ग्रास रूट पर जो बातें होती है इसी को लेकर होती है। वो कभी चाय के दुकान पर पहुंचते हैं, वो कभी किसी होटल में जाकर, रेस्टोरेंट में जाके वहाँ पर खाना खाने का ये जो करते हैं, ये सारी चीज़ें लगातार राहुल गांधी से ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद राहुल गांधी ने जिस जबरदस्त योजना पर काम करना शुरू किया है वो है भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम। जी हाँ, भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम जिस तरह से रूट किया गया और जितने दिनों का ये लगातार चलते चला गया और राहुल गांधी ने सिर्फ एक टी शर्ट के साथ इसकी जो शुरुआत की और जिस अंदाज पे कंटेनर में सोए। जी हाँ, राहुल गांधी को इसलिए भी चैलेंज मिला कि याद कीजिए 2014 का चुनाव और 2019 में एक बात नरेंद्र मोदी जी अक्सर कहा करते थे कि राहुल गांधी चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए। ये इस बात की ओर इशारा करना चाहते हैं कि वो बहुत ही नाजुक स्थिति पर है, यानी नाजुक घरों में पले हुए हैं, उससे ज़्यादा टफ काम नहीं हो पाएगा। इस ओर जो है नरेंद्र मोदी जी का इशारा था और राहुल गांधी बखूबी इस बात को समझ रहे थे और जिस हिसाब से लगातार उन्होंने भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम में काफ़ी दिनों तक, कई महीनों तक लगातार चलते चले गए और एक एक दिन में करीब 120 किलोमीटर की यात्रा, 100 किलोमीटर की यात्रा कर लेते थे। 60-70 किलो का एक एवरेज था उनका। ये महत्वपूर्ण बातें थी। लोग कहते थे कि राहुल गांधी 2, 4, 5, 10 दिन में ही इस मामले में थक जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने एक तपस्या के रूप में भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम का आगाज किया, जिसका परिणाम भी लोगों को देखता हुआ मिला। कांग्रेस पार्टी उसी से ऊर्जावान हुई है, इससे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। जिस हिसाब से खेल जगत के लोग, संगीत और सब क्षेत्रों का है, या साहित्य जगत का, या पढ़े लिखे हर तरह के लोग जो है, गांव ग्रामीण जितने लोग हैं, जिस हिसाब से राहुल गांधी से मिलने की कोशिश किए और जिस उत्साह से उनका स्वागत किया, ये महत्वपूर्ण बातें थी। वहीं से राहुल गांधी ने एक गेम चेंजिंग का जो ये किया, उसके बाद देश में जो है राहुल गांधी को लोग नोटिस लेने लगे, बड़े पैमाने पर नोटिस लेने लगे, जिसका असर यह हुआ कि भारत ही नहीं विदेशों में भी जो है राहुल गांधी का डिमांड्स लगातार बढ़ते चले गए और राहुल गांधी ने कई देशों का दौरा किया। लेकिन वर्तमान में जो कांग्रेस के राहुल गांधी जो है, जिन्होंने अमेरिका की यात्रा की, इस यात्रा में उन्होंने एक साधारण कांग्रेसी नेता के रूप में वहाँ पर यात्रा की, किसी पद पर नहीं।
न ही सांसद, और उन्होंने जो यात्रा की और जिस हिसाब से अमेरिका में उनको कवरेज मिला, उनको माइलेज मिला, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण है। तो राहुल गांधी लगातार बदलते चले गए और उन्होंने दलितों को, माइनॉरिटियों को और पिछड़ों को एक साथ लाने की कवायदें की। उन्होंने जिस हिसाब से उन्हें से कनेक्ट करने की कोशिश की, उसकी रणनीति बनी, लोग राहुल गांधी को पसंद करते चले गए। और आप आज देख पा रहे हैं कि जिस हिसाब से अघोषित इमरजेंसी चल रही है, बहुत से लोग लगातार इस मामले पे, जो सरकार के खिलाफ बनने वाले कई लोग जेल में हैं, इस पर कई तरह के बातें आ रही हैं। उस हिसाब से दलितों में, अल्पसंख्यकों में कुछ एक भय बना हुआ है। ये सारी बातें राहुल गांधी शिद्दत के साथ, पूरे बोल्डनेस के साथ उसको उठाते रहे हैं और जब भी कोई मामला आया, राहुल गांधी वहां पहुंच गए। जब भारत जोड़ो आंदोलन कार्यक्रम का अंतिम हुआ तो वो कश्मीर में हुआ है और उस कश्मीर में जाकर भी वहां पर जो लोगों से संवाद कायम किया, वो बड़ा महत्वपूर्ण था। राहुल गांधी लगातार छोटे छोटे कार्यक्रमों के तहत लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो बात करते हैं, वो अचानक कभी जेएनयू पहुंच जाते हैं, वहां पर चाय पानी पीते हैं। ये सारी चीजें और इशारा करता है तो राहुल गांधी अचानक निकलते हैं और लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। यही अंदाज अभी लोगों को बहुत ज्यादा भा रहा है। परिणाम सामने आया और हिमाचल के बाद कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी से छीनने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हो गई। उन्होंने चुनाव में जिस हिसाब से प्रचार किया था और जिस हिसाब से, जो मैं विधानसभा की बातें करता हूँ, जो एंट्री उनकी हुई थी, वो जबरदस्त था। यूथ तो बहुत से लोग, ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो या तेजस्वी हो, ये काहे बगाहे जो नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं, लेकिन जिस शिद्दत के साथ और जिस मुस्तैदी के साथ बोल्ड होकर राहुल गांधी जो है वो प्रहार करते हैं, वो लोगों को ज्यादा भा रहा है। जी हाँ, अभी मणिपुर में राहुल गांधी की जो दौरा हुआ और दौरा होने से वहाँ पर प्रशासन उनको जो आगे जाने से रोका और वो लोगों से मिलना चाहते थे, वो उनका कहना था कि मैं दोनों के बीच जाकर संवाद कायम करना चाहता हूँ और समस्याओं को जानना चाहता हूँ। वो एक लंबी एक बात कहते हैं कि मैं नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। ये जबरदस्त हिट हुआ। जी हाँ, नफरत के बाजार में मोहब्बत की जो दुकान खोलने की बात राहुल गांधी कहें, उसकी चर्चा देश में नहीं विदेशों में भी होती चली गई। इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को भी होता चला गया और राहुल गांधी की कद काठी में काफी इजाफा हो गया। राहुल गांधी अब उस हिसाब से उस राजनीति के हर पैर पैतरे को अब वो आजमाने लगे हैं, जो कभी राहुल गांधी इससे वंचित हुआ करते थे या इसको इग्नोर कर देते होंगे। वर्तमान में वो पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में है, एक बड़े नेता हैं, पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष रहे हैं। ये सारी बातें अपने आप में माने रखने के बावजूद अभी जिस पद पर है तो उसको साधारण कार्यकर्ता ही कहेंगे। राहुल गांधी के अंदर में सादगी है, इस सादगी भी लोगों को काफी भाता है। वो याद कीजिए, जब नोटबंदी हुई थी और राहुल गांधी लाइन में खड़ा हो गए थे तो लोग ने उस पर भी तंज कसा, खासकर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा। लेकिन फिर भी हर मुद्दे पर बोलने के बावजूद भी राहुल गांधी कभी अनपार्लियामेंट्री वर्ड का यूज नहीं करते। जब उन्होंने मोदी को लेकर जो बयान दिया था, जिसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, उन्होंने कहा कि मेरा मकसद किसी को हर्ट करने का बिल्कुल नहीं है, मैं किस और इशारा कर रहा था ये साफ हो गया। जब कोर्ट ने कहा कि आप माफ़ी मांग लीजिए, राहुल गांधी ने कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, इसलिए नहीं मांगूंगा कि मैंने कोई गलत बात कहा ही नहीं। ये इस तरफ इसकी इच्छा शक्ति को और उनके काम करने के अंदाज को दर्शाता है। राहुल गांधी की इसी माफ़ी नहीं मांगने से उनकी सदस्यता चली गई, लेकिन राहुल गांधी इस मामले को लेकर इस मामले पे ज़्यादा आक्रामक हुए और लोगों को बताने में कामयाब हो गए कि एक सरकार है जो उसके पीछे पड़ी हुई है और उनकी सदस्यता तक लेने जाती है। क्योंकि राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि जब वो पार्लियामेंट में जाते हैं तो पार्लियामेंट में उनकी माइक को बंद कर दिया जाता है,
जब वो महत्वपूर्ण बातों को बोलने के लिए जाते हैं तो उनका माइक को बंद कर दिया जाता है। जब वो सड़क पर बोलते हैं तो पुलिस आकर आधा बकती है। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊं, इसलिए राहुल गांधी लगातार हार्ड होते चले गए। और वर्तमान में 2024 में जो चुनौती जो राहुल गांधी पेश कर रहे हैं, और उन्होंने जब पटना के महाजुटान में एक लंबी बात कही, एक बड़ी बातें कही, तो राहुल गांधी को पूरी तरह सूट करता है कि कांग्रेस पार्टी वर्तमान में त्याग करने के लिए तैयार है। ये इस ओर इशारा था कि आप लोग एकजुट हो रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी कहीं बाधा नहीं बनेगी और सबके साथ तालमेल करके आगे बढ़ने के काम करेगी। ये इशारा था कि कांग्रेस त्याग करने के लिए तैयार है। यूँ तो कांग्रेस को बलिदानी पार्टी भी लोग कहते हैं, क्योंकि कांग्रेस में देश सेवा करते करते इंदिरा गांधी और जो है राजीव गांधी की जो जिस तरह हत्याएं हुई, ये भारत के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और कुछ हो या ना हो, एक बहुत बड़ा वर्ग भारत का वो जो है वो कांग्रेस पार्टी के खासकर गांधी परिवार से बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। वर्तमान में दलितों पे, अल्पसंख्यकों में जो विश्वास बढ़ा, वो विश्वास जो है उनको चुनाव में होता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि मेरे लिए, मैं किसी के लिए नफरत नहीं पालता, मैं मोहब्बत की बात करता हूँ, भाईचारे की बात करता हूँ, कांग्रेस की देश की आत्मा की बात करता हूँ, संविधान की बात करता हूँ। ये सारी बात राहुल गांधी ने साफगोई से कहते चले गए और जिसका असर जो है उनको लगातार होता हुआ दिखा। और अब हम कह सकते हैं कि इन सारी बातों पर अगर गौर करेंगे तो साफ नजर आएगा कि राहुल गांधी इस वक्त में हार्ड राजनीतिक के रूप में जाने लगे। वो डरते नहीं, वो कहते हैं कि मैं डरता हूँ ना किसी को डराता हूँ, ये स्पष्ट बात है। और उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को एक शब्द कहा था, डरो मत। दो शब्द, माफ कीजिए, दो शब्द कहे थे, डरो मत। कांग्रेस के लोग डरा नहीं करते। जो लोग डरते हैं वो कांग्रेस पार्टी से अपने आप को अलग कर लें। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि हर हाल में जो है हम फाइट करने के लिए रेडी हैं। याद कीजिए, लगातार जो है राहुल गांधी पे और सोनिया गांधी पे, यहाँ तक प्रियंका गांधी पे लगातार जो ईडी और सीबीआई के शिकंजे कसे और जिस हिसाब से राहुल गांधी ने को फेस किया, उन्होंने कहा कि मैं डरने वाला में से नहीं हूँ। तो क्या सरकार ने उनको डराने का प्रयास किया? बकौल राहुल गांधी इस बात को कहते हैं कि मुझे डराने का प्रयास किया, मैं डरने वाले में से नहीं हूँ। आज लगातार इसी बात को लेकर चर्चा गर्म है और राहुल गांधी टफ नजर आ रहे हैं। और 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चैलेंज के रूप में उसको ले रही है, इससे किसी को इनकार नहीं है। हमारा ये वीडियोस कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें। और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, उससे नम्र निवेदन है कि हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।